सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिश्र। आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर, खत्म होने वाला चैप्टर, समाप्ति वाला चैप्टर, दैट इज 4th चैप्टर। कौन सा है? वो है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट ये चैप्टर आपका 4th चैप्टर है। 5th चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, बट वो स्किप है। सो वो आपको अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ना ही नहीं है, इसलिए इसे ही लास्ट चैप्टर मानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? किसी चीज़ का मूवमेंट, कुछ हिलना डुलना, वो मूवमेंट नहीं। हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल साइंस में मूवमेंट क्या होता है वो समझना है। कोई चीज़ हिलना डुलना, वो मूवमेंट एक साइंटिफिक चीज़ है। हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में मूवमेंट मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Formed when people came together in the interest of particular social issue। ये मूवमेंट कब बनता है, कब होता है? जब ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ पीपल्स जो इकट्ठे होते हैं किसी पर्टिकुलर इशू की वजह से, किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट की वजह से, जिसमें उनका इंटरेस्ट एरिया हो, जो इशू हो पब्लिक के लिए, तभी मूवमेंट फॉर्म होता है, मूवमेंट होता है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एम एट एंडिंग करप्शन। मूवमेंट कभी करप्शन के लिए कहीं पर कंट्री में, किसी जगह पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर करप्शन हो रहा है तो वो करप्शन के अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और करप्शन को एंड करने का वो एम होता है उस मूवमेंट का। नेक्स्ट वन देखते हैं। Objectives of the movement, program of the action, strategy of concern are decided by its leaders। जो मूवमेंट होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी के द्वारा किया जाता है। तो कोई अगर कंसर्न कर रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, सब कुछ चला रहा है इस प्रोग्राम को, तो उसका जो मेन लीडर होता है वो ये सब काम करता है, क्योंकि एक मेन लीडर ही क्या करता है, सब पूरे टीम को संभालता है। और ये जो मूवमेंट करना होता है किसी भी इशू के लिए, तो एक टीम की ज़रूरत होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की ज़रूरत होती है। तो वो लोग ग्रुप ऑफ पीपल्स में कैसे, कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के थॉट्स वाले होते हैं, तो सबका थॉट एक होना चाहिए और सभी एक फ्लो में काम करने चाहिए। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत होती है। तो सारा कंसर्न एक लीडर करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब करना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, सो एंड सो। तो ये सब काम किसका होता है? लीडर का होता है। नेक्स्ट वन, मूवमेंट हैव ऑर्गेनाइजेशन। मूवमेंट किसकी वजह से होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है। बिकॉज इट बिकम डिफ़िकल्ट टू फॉलो अप द इश्यूज़। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, जस्ट कुछ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स ही जस्ट ये कोई मूवमेंट करते हैं, तो उनकी कोई सुनेगा नहीं। एक स्ट्रॉन्ग कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो ही जो है वो बात आगे तक पहुंचती है, हायर अथॉरिटी तक पहुंचती है। नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर द फार्मर्स मूवमेंट। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फार्मर्स के लिए काम करते हैं। फार्मर्स के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम ना हो, उन पर ज़्यादा टैक्सेशन ना लगाया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए डेप्ट से। तो ये सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करते हैं। नेक्स्ट वन, रिक्वायर पब्लिक सपोर्ट, दे शुड फील कनेक्टेड टू द इशू। इस जो मूवमेंट होती है उसमें जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, पब्लिक सपोर्ट भी मिलना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ पीपल्स रहेंगे, लेकिन जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो पब्लिक सपोर्ट क्या करेंगे, उस बात को आगे तक पहुँचाएंगे। बहुत सारे लोग मिलकर कोई इशू उठाते हैं तो कोई सुनता है, 1-2% बोलेंगे तो कोई सुनने वाला है नहीं, इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे, ऐसा होता है। लेकिन जब ग्रुप, बहुत सारे पीपल का सपोर्ट मिलता है, कुछ इस तरह से कैंडल मार्च करना किसी चीज़ के बारे में, या कोई और इशू उठाना हुआ, और भूख हड़ताल करनी हो, बहुत सारे मूवमेंट के टाइप से, तो इस तरह का कोई भी अगर ये होता है, मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट में क्या होना चाहिए? पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए, तो वो बात जो है वो आगे तक पहुंचती है, हायर अथॉरिटी तक पहुंचती है। तो मूवमेंट क्या है ये आपने समझ लिया। अब मूवमेंट क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन आता है, क्या लड़ाई झगड़ा, क्या किसी से लड़ना, किसी बात में अगेंस्ट जाना, ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। इसके क्या रीज़न है वो रीज़न देखते हैं। सो वाई मूवमेंट क्यों हैपन होता है, क्यों मूवमेंट किया जाता है? सो डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स केम अंडर डिस्कशन थ्रू द मूवमेंट। मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ये जो मूवमेंट किया जाता है, ये मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है कि जो भी अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स है वो सबके ध्यान में आते हैं। अदरवाइज सब अपने काम में बिजी रहते हैं, कोई सोशल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ध्यान कंसर्न नहीं कर पाता है। तो मूवमेंट्स की वजह से जो वहाँ की पब्लिक, जो सोशली जो लोग रहते हैं, जो आम आदमी है, वो लोग क्या इश्यूज़ वहाँ पर फेस कर रहे हैं, क्या उनको कंप्लेंट्स है, वो सब सामने आता है, सबके सामने आता है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स का
जो भी दुख है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, वो फार्मर्स ही समझ पाएंगे। तो जब तक वो उनकी वॉइस जो रेज नहीं होगी सबके सामने, बाकी नॉर्मल पीपल्स को कैसे मालूम पड़ेगा कि फार्मर्स कितना दुख झेलते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स में है वो, जो पूरे देश को खाना खिलाते हैं, वो खुद खाना खा पाते हैं कि नहीं समय पर। तो ये उनकी इश्यूज सबके सामने आने के लिए मूवमेंट ज़रूरी होता है, इस बात को रेज करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, सब मूवमेंट्स एम एट द अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ अ पॉलिसी और अ गवर्नमेंट। का कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉलिसी या कोई रूल है पास हुआ है, गवर्नमेंट ने पास किया है, उसके अपोज के लिए, उसके अपोजिट में उनका थॉट होता है और उसके अपोज में ये मूवमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स बिल का, फार्मर्स बिल कुछ पंजाब एंड हरियाणा जो स्टेट है वहाँ पर अपोज उस फार्मर्स के बिल के बारे में, तो वहाँ पर मूवमेंट हुआ था। सो नेक्स्ट वन देखते हैं, द राइट टू प्रोटेस्ट इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ डेमोक्रेसी। जो राइट टू प्रोटेस्ट है, अपनी बात को सामने रखना, सबके सामने प्रोटेस्ट करना, ये राइट है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी हमारी कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको पता है। तो हमारी इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी को राइट है अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का, कुछ भी गलत हो रहा है उनके साथ उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का सबको राइट है। नेक्स्ट देखते हैं उसके आगे, हाउएवर दिस राइट नीड टू बी यूज पेशेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। लेकिन ये राइट जो है वो अच्छी तरह से पेशेंटली यूज़ करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट करने का राइट मिल गया तो यहाँ आ जाके कुछ कोई व्हीकल्स, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जला दो, कुछ मार धाड़ कर दो, किसी को चोट पहुँचा दो, इस तरह से नहीं। पेशेंटली करना है कोई भी मूवमेंट और एकदम रिस्पॉन्सिबल होकर के करना है। एक हम जिम्मेदार नागरिक है इस कंट्री के, ऐसा सोच करके हमें कोई भी प्रोटेस्ट करना चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, ना ही प्रॉपर्टी को, ना ही किसी पीपल को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आगे बढ़ना है, मूवमेंट करना होता है। तो ये मूवमेंट क्यों होता है, इसके क्या रीज़न है वो देख लिया आपने। अब चैप्टर की ओर चलते हैं कि चैप्टर में क्या दिया। सो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट हुए, इंडिपेंडेंस मिलने के पहले मूवमेंट हुए, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मूवमेंट हुए, बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारे इश्यूज थे जिसको बाहर निकलने के लिए, उस इश्यूज से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए। तो वो कौन कौन से, वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल पीपल्स, जो आदिवासी पीपल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जो उनका हैबिटेशन ही फॉरेस्ट एरिया में होता है, उन लोगों ने भी मूवमेंट किए थे। किस बात पे किए थे, क्या थॉट था वो देखते हैं। सबसे पहले ही ये पिक देख लो, ये ट्राइबल पीपल्स का ये उन लोगों ने मूवमेंट किया था उसका पिक यहाँ पर रखा हुआ है। किस तरह से वो सारे ट्राइबल पीपल इकट्ठे होकर के अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब सब ये लीडर पर्सन है और बाकी सब उनकी बात सुन रहे हैं कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ कर दिखाना है, अब हमारी मांगे पूरी करो, सो एंड सो। तो इस तरह से लीडर पर्सन जो है सबको समझाते हैं। तो ये पिक आपने देख लिया। अब इस ट्राइबल मूवमेंट को पॉइंट वाइज देखते हैं क्या है। सो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस मिलने के पहले भी हुआ था, मैं बताई। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिप्राइव ट्राइबल पीपल फ्रॉम राइट टू लाइवलीहुड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उन्होंने ट्राइबल्स को क्या किया था, उन लोग को उनके जो राइट है, जो बेसिक राइट है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहना ही है उनका बेसिक स्टार्टिंग से ही। जब से वो उनका जो सिविलाइजेशन आया है और वो फॉरेस्ट एरिया पर ही, फॉरेस्ट पर ही उनका लाइवलीहुड है, सारा उनका कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ उनका फॉरेस्ट पर ही ट्राइबल पीपल्स का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको वो राइट छीन लिया कि नहीं, फॉरेस्ट जो है वो सब हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब कि हम यहाँ पर रूल करते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसका जो भी कल्टीवेशन है, उसके जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, वो हम यूज़ करेंगे, आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको यूज़ करना है तो आपको परचेज़ करना होगा हमसे। तो इस तरह से वो जो बेसिक प्रोटेस्ट, वो जो बेसिक चीज़ें थी जो खुद उनकी थी, ट्राइबल पीपल्स की थी, वो उन्होंने छीन ली थी। इसलिए ये जो प्रोटेस्ट है, ट्राइबल मूवमेंट, ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वन, ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर। बहुत सारे ट्राइबल्स पीपल्स का यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन से जगहों पर ये थे ट्राइबल पीपल जिन्होंने अपराइज किया था, उन्होंने अपनी बातें सामने रखी थी, उभर के आए थे इस ट्राइबल मूवमेंट में। वो थे छोटा नागपुर से कोलम, गोंड फ्रॉम उड़ीसा, कोली भिलाई एंड रामोसी फ्रॉम महाराष्ट्र, संथाल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। तो ये अलग अलग प्लेसेस से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग तरह के ट्राइबल्स पीपल्स उभर के आए थे कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारा जो राइट है फॉरेस्ट पर वो हमें वापस मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन, द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट। मेन डिमांड क्या था इस ट्राइबल मूवमेंट का, जैसे कि मैंने बताया, इज़ टू एक्सेप्ट देयर राइट ओवर द फॉरेस्ट। उनका राइट जो फॉरेस्ट के ऊपर है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो वहाँ पर कल्टिवेशन कर सकते हैं, वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने अर्निंग बेस के लिए, जो भी वो जिस तरह से भी वो रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल जो भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, वो उन्हें उनसे उनका राइट नहीं छीनना चाहिए। यही बस उनका बेसिक सा डिमांड था इस ट्राइबल
मूवमेंट का। अब नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट मूवमेंट इज़ फार्मर्स मूवमेंट इंडिया। फार्मर्स मूवमेंट क्या है? आए दिन हमें फार्मर्स के बहुत सारे इश्यूज सुनने मिलते हैं कि फार्मर्स जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत डेप्थ में डूबे हुए हैं, बहुत कर्जे में हैं, इंटरेस्ट रेट उन पर बहुत ज़्यादा है एंड सो बहुत सारे। तो ये फार्मर्स जो है बहुत स्टार्टिंग मोड से ही लेकर के उनमें बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं उनके लिए, और वो इश्यूज़ को बाहर निकालने, इश्यूज़ से फार्मर्स को बाहर निकालने के लिए फार्मर्स मूवमेंट जो है वो चलाया गया था। बहुत पहले चलाया गया था। कौन सा देखते हैं? ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड के समय पर फार्मर्स मूवमेंट इन बारडोली, चंपारण एंड मूवमेंट अगेंस्ट द रेवेन्यू कलेक्शन। ये जो था मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? रेवेन्यू कलेक्शन के अंडर था। वो टैक्स, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करते थे फार्मर से कि आप कल्टीवेशन कर रहे हो, आप इतना अर्न कर रहे हो तो हमारे पास टैक्सेशन जमा करो। तो इस तरह से फार्मर से रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था। तो इसे उसके अगेंस्ट में फार्मर्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश के समय पर। नेक्स्ट, इंस्पायर्ड बाय महात्मा फुले, जस्टिस रनाडे एंड महात्मा गांधी। इन लोगों के थॉट्स की वजह से वो उन्होंने थॉट जो लाए थे सबके सामने कि जो वीकर सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी है और जो फार्मर्स है उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत एट्रोसिटी उनके ऊपर हो रही है और इन सब से उनको बाहर निकालना चाहिए। तो इन सब थॉट्स इंस्पायर होकर के ये फार्मर्स मूवमेंट जो है वो चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, ड्यू टू सम रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए इन एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट स्लो डाउन, और बहुत सारे रिफॉर्म होने के बाद, बहुत सारे पॉलिसीज लाने के बाद जो फार्मर्स मूवमेंट था वो धीरे धीरे क्या हो गया? स्लो डाउन हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, मतलब बंद ही हो गया। बहुत इश्यूज होते थे, सारे इश्यूज खत्म करने के लिए न्यू रिफॉर्म्स लाए गए, न्यू पॉलिसीज लॉ लाए गए, और जिसके बाद जो फार्मर्स मूवमेंट है धीरे धीरे कम हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट वन, आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था, हरित क्रांति जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो जो ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे कंट्री में आया था, तो उसके बाद तो मस्त हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? फार्मर्स के लिए तो बेहद अच्छा हो गया। कि वो किसके बारे में था? ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में था, उनको आगे बढ़ाने के लिए था, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए था। तो उसकी वजह से क्या हुआ देखते हैं। सो द फार्मर्स मूवमेंट बिकम मोर एक्टिव, फार्मर्स मूवमेंट और एक्टिव हो गया। बिकॉज क्यों हुआ था? बिकॉज इट एम एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसका एम क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का? कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़े, वो ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी, और सेल्फ सफिशिएंसी हो, यानी कि फार्मर्स जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो, वो अपने लिए तो मतलब अच्छा खासा वो अर्न कर सके, अपनी फैमिली चला सके, और जो पूरे कंट्री का पेट भरता है उनका खुद का तो पेट भरना चाहिए। तो सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि हर एक जो फार्मर है वो कभी भूखा नहीं मरना चाहिए, और इस थॉट के साथ में ये जो है आगे बढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ के आया था। तो इसमें जो फार्मर्स जो है वो फार्मर्स मूवमेंट है वो बहुत ही एक्टिव हो गया था इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। लेकिन यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम भी हो गई थी, कुछ तो इशू भी हो गया था। क्या हो गया था? बट इट डिड नॉट बेनिफिट फॉर द पुअर फार्मर्स। लेकिन ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये पुअर फार्मर्स के लिए बेनिफिट नहीं था। क्यों? क्योंकि पुअर फार्मर्स जो हैं उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, खुद के और टेक्नोलॉजी की चीज़ें नहीं होती हैं, तो उन लोग को वही था कि जा करके हमें लोन लेना है, और फिर उनके बाद डेब्ट बढ़ेगा, फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर वही उनके इश्यूज शुरू हो जाएंगे। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट है ना वो पुअर फार्मर्स को नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ फार्मर्स मूवमेंट वो देखते हैं। सो उसके बाद द फार्मर्स वेर डिवाइडेड इनटू रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स। तो जो फार्मर का जो सेक्शन था वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स में। उसके बाद क्या हुआ? डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पुअर फार्मर्स लेड टू द बिगिनिंग ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। फिर क्या हुआ? जो डिससेटिस्फेक्शन था पुअर फार्मर्स में कि उनकी प्रॉब्लम तो ख़त्म ही नहीं हुई ना। जो रिच फार्मर्स है जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं हार्वेस्टिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए जो यूज़फुल होती है, वो सब तो ठीक है, उनका बेनिफिट हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। लेकिन जो पुअर फार्मर्स है उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं है, उनको तो मतलब लोन लेकर ही सारा काम करना है गवर्नमेंट से, तो उनका उसका इंटरेस्ट बढ़ना, डेब्ट बढ़ना, और फिर इशू आना, सारे इशू रेज होने लगे। तो वो उनका डिससेटिस्फेक्शन इसमें होने लगा, और इसकी वजह से क्या हुआ? फिर से फार्मर्स मूवमेंट जो है रेज होने लगा, फिर से फार्मर्स मूवमेंट जो है बढ़ने लगा, उभर के आया। एंड अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो है अप्रोप्रिएट प्राइस मिलना चाहिए। एंड एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर वो एक इंडस्ट्री की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सबसे लूज काम, सबसे मतलब लो लेवल काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। खेती करना, एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि हम किसी को हम लोग क्या करते हैं? जस्ट अर्न करते हैं, लेकिन हमें कोई खाना खिलाता है तो वो सबसे बड़ा काम करता है, सबसे महान काम करता है। तो फार्मर्स जो क्या करते हैं? सबसे बड़ा काम करते हैं, तो उसको क्या लूज लेवल पे नहीं रहा है, उसको एक इंडस्ट्री की तरह देख रहा है, उसको भी एक बड़े ग्रैंड लेवल पे देखना चाहिए, इस सेक्टर को भी, प्राइमरी सेक्टर को भी। नेक्स्ट,
डेप्ट रिलीफ, डेप्ट कैंसिलेशन आर सम ऑफ द डिमांड। ये सारे डिमांड्स थे जो फार्मर्स मूवमेंट के थे, कि फार्मर्स मूवमेंट में ये सब डिमांड किए गए थे उन लोगों ने कि हमारा ये सब डेप्ट से हमें रिलीफ मिले, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहा है उसको कम करना चाहिए, और जो एग्रीकल्चर है उसको भी एक इंडस्ट्री की तरह सोचना चाहिए, और फार्मर्स की हेल्प करनी चाहिए। मतलब बहुत सारे डिमांड्स थे जो पुअर फार्मर्स थे उनके। नेक्स्ट वन, शेतकरी संगठना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम दिया हुआ फार्मर्स मूवमेंट जो चलाते थे। दैट इज शेतकरी संगठना, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा आर इम्पॉर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इम्पॉर्टेंट फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स के लिए काम करते हैं, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अब नेक्स्ट मूवमेंट की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट मूवमेंट इज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है, ये किस तरह का यूनियन है, क्या कोई ग्रुप है, क्या काम करता है। सबसे पहले ये ट्रेड यूनियन का ये सिंबल है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो देख लेते हैं। और ट्रेड यूनियन क्या करता है, सबको जितने भी लो लेवल के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, सबको क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये सब लोग अपने हाथ दिखा रहे हैं, हम सब एक हैं, यूनिटी हैं। तो ये ट्रेड यूनियन इसी तरह से काम करता है। क्या है वो पॉइंट में देखते हैं। सो इन 1899 में रेलवे वर्कर्स वेंट टू ऑन स्ट्राइक फॉर दियर डिमांड। रेलवे वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर चले गए अपने डिमांड के लिए कि हमें प्रॉपर वर्किंग कंडीशन चाहिए, हमें अपने काम का जो है वो प्रॉपर वेजेस चाहिए, अर्निंग हमारी अच्छी होनी चाहिए, एंड हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो प्रॉपर रहना चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम नहीं रहना चाहिए, लगातार दिन रात 24 आवर्स करते ही रहो काम, थोड़ा कुछ आराम भी चाहिए। तो बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के जो रेलवे वर्कर्स है उन लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक पर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसॉल्विंग द इशू ऑफ वर्कर्स, जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस सारे इश्यूज़ को रिसॉल्व करने के लिए बनाया गया था, दैट इज वॉज स्टेब्लिश इन 1920। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और ये जो ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस नाम का ये जो यूनियन था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, यही वो ट्रेड यूनियन था जो वो सारे वर्कर सेक्शन हैं उन लोग की प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट वन देखते हैं, वर्कर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। उनको बहुत सारे इश्यूज़ थे, कौन कौन से इश्यूज़ थे वर्कर्स को, जिसकी वजह से उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था अपना, और उसको सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा था। तो वो जो इश्यूज़ थे वो देख लेते हैं। सो फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन उनकी अनस्टेबल थी, अभी काम है अभी काम नहीं है, इस तरह से अनस्टेबल था उनका एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मतलब इतना दिन काम करना ही करना है, भले तुम बीमार रहो कुछ भी रहो तुम्हें काम करना ही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी बहुत ही बड़ा इशू हो गया था उनके लिए। नेक्स्ट वन, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी, यानी कि आज पैसे मिले कल नहीं मिले, इस तरह से था। नेक्स्ट वन, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स, और लीगल प्रोटेक्शन कोई नहीं था, मतलब कोई एक्ट नहीं था वर्कर्स के लिए कि कोई रूल पास हो जाए और वर्कर्स का जो राइट है वो उनको मिले। तो इस तरह से कोई वर्कर्स का कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था। और अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स अनलिमिटेड था, और वो लगातार 24 आवर्स काम करते रहो, बहुत देर तक काम करते रहो, बिना रुके बिना थके काम करते रहो। एंड इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस पे इनसिक्योरिटी थी, किसी भी चीज़ का सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। एंड हेल्थ हैजार्ड्स, और हेल्थ के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी काम करने वर्किंग प्लेस पर। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ थे जिसको रिसॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ वुमेंस मूवमेंट। वुमेंस को लेकर के मूवमेंट, वुमेंस की बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट थे हिस्ट्री में भी आज भी, तो उन सारे इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, वो इश्यूज़ ना हो इसी के लिए वुमेंस मूवमेंट जो होता था और होता आया है। ऐसे बहुत सारे अपने पोस्टर्स न्यूज़ देखे होंगे, वुमेंस जो है खड़ी अपनी डिग्निटी के लिए, अपने सेल्फ स्टीम के लिए खड़ी हैं। तो इस तरह से वुमेंस मूवमेंट आपने कई बार देखे होंगे। अब उसको पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या है वुमेंस मूवमेंट। दैट इज़ द वुमेन शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग। वुमेंस मूवमेंट का एक मेन बेसिक पॉइंट ही क्या था, बेसिक डिमांड ही क्या था कि वुमेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट होने चाहिए, ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं वो ऐसा ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि कोई कहीं कहीं वुमेंस को खरीदा बेचा जाता है, हिस्ट्री में आपको ऐसे सुनने मिला होगा, दासी प्रथा थी, तो वुमेंस को दासी बना करके खरीदते थे किसी से और कहीं पर जाके दासी काम करवाते थे, और वुमेंस को मशीन की तरह रख दिया है कि बस वो काम करे चुपचाप, वुमेंस थकनी नहीं चाहिए, वो काम करती रहनी चाहिए। वुमेंस से वो ह्यूमन बीइंग है, वो भी थकती है, काम करती हैं,
और वो भी हैप्पी होती है, सैड होती है, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग होती है, तो उनको ट्रीट करना चाहिए ह्यूमन बीइंग की तरह विमेंस को। तो ये इसका बेसिक डिमांड था इस मूवमेंट का। आगे क्या था वो देखते हैं। सो women's participation in the movement against corruption, caste discrimination, which made them aware of injustice against their own selves. women's का participation और भी दूसरे से मूवमेंट में भी था, जिसकी वजह से अलग अलग मूवमेंट में काम करने की वजह से उनके अंदर खुद के बारे में भी जस्टिस, उनके खिलाफ क्या इनजस्टिस हो रहा है, खुद के बारे में भी वो सोचने पर मजबूर हो गए, सोचने लगे कि सही बात है, हम किसी और के लिए लड़ सकते हैं तो हम अपने लिए भी लड़ सकते हैं, हम जो इश्यूज़ हम खुद सह रहे हैं हम उसके लिए भी इशू उठा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वुमेन्स मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट वन, इन इंडिया वुमेन्स मूवमेंट एट वेरियस लेवल आर टेकिंग अप द इशूज़ लाइक, बहुत सारे इशूज़ थे और वेरियस लेवल पर ये इशूज़ लाए जाते हैं, लाइक वुमेन्स हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट। वुमेन्स को सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए और एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वो काम करने के लिए बाहर जा सके, वो इनसिक्योरिटी ना फील करे, सेफ फील करे। ऐसे बहुत सारे इशूज़ है जिसको लेकर के वुमेन्स मूवमेंट जो है वो चलाया जाता है। अब नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ एनवायरमेंट मूवमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा क्लीन हाइजीनिक रहना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट अच्छे से नहीं रहेगा तो ये अर्थ पर जो जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जितनी भी लिविंग जो चीज़ें हैं, पूरा जितना भी एनिमल किंगडम या जो भी किंगडम है, जिंदा चीज जो लोग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, जो लाइफ चल रही है अर्थ पे वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट मूवमेंट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं तो ये जो अर्थ पर जो जिंदा लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, वो लोग भी नहीं। तो इन्वायरमेंट मूवमेंट के अंदर क्या आता है वो देखते हैं। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज़ द सीरियस प्रॉब्लम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जो इन्वायरमेंट को डी ग्रेड में करती है, ए ग्रेड की इन्वायरमेंट को डी ग्रेड में ला देते हैं, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है। और इससे बाहर निकालने के लिए, इससे सबको अवेयर करने के लिए इन्वायरमेंट मूवमेंट चलाए जाते हैं, और इन्वायरमेंटल मूवमेंट चलाए जाते हैं एट नेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, इस दोनों लेवल पर चलाए जाते हैं। इंडिया में देखते हैं, in India many movements are working on the issues like protection of biodiversity, protecting different sources of water, protection of forest, green belt, pollution of rivers, use of chemicals and their effects। बहुत सारे इश्यूज इंडिया में हैं और सारे पोल्यूशन से रिलेटेड हैं एंड ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, मतलब बहुत सारे जो इन्वायरमेंट को ख़त्म करने के तुले हुए हैं, इन्वायरमेंट को एकदम डिग्रेड करने में लगे हुए हैं। ऐसे इश्यूज़ को रेज करते हैं, लोगों से अवेयर करते हैं कि हमें कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमें प्लास्टिक का कम यूज़ करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अपने स्लोगन्स वगैरह सुने होंगे, तो ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स भी आपने देखे होंगे। और इन्वायरमेंटल मूवमेंट हमेशा से चलता आया है, आज भी चल रहा था और हिस्ट्री में चल रहा था। आपने हिस्ट्री का भी एग्जाम्पल आपने देखा होगा, चिपको मूवमेंट के बारे में, पेड़ मत काटो, और इस तरह से आपने देखा होगा कि पेड़ को सब लोग ऐसे हक कर खड़े हो जाते हैं कि पेड़ मत काटो। क्यों? क्योंकि वो इस बारे में अवेयर थे कि पेड़ अगर हम लोग काट देंगे, ट्रीज अगर कट डाउन कर देंगे, तो इन्वायरमेंट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा और बहुत बड़ी इशू जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से इन्वायरमेंट मूवमेंट जो है वो बहुत पहले से चलता है और आगे भी चलता ही रहेगा, जब तक कि अच्छी तरह से ग्रीन पूरी वर्ल्ड ना हो जाए, पूरा जो ग्लोब है, पूरा जो अर्थ है वो खुशी से खुशहाल ना हो जाए तब तक। सो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंज्यूमर मूवमेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम सब किसी न किसी तरह से कंज्यूमर होते हैं, हम हर रोज़ किसी न किसी से कोई भी सामान खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं। तो सामान लो या सर्विस लो, आप किसी न किसी के कंज्यूमर हुए, तो हमें कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है ये। सो पॉइंट में देखते हैं। इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू एग्जिस्टिंग इन 1986। 1986 में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आ गया था कि कंज्यूमर्स को बचाने के लिए लॉ आ गया था, पॉलिसी आ गई थी, कंज्यूमर कोई चीट ना करे, किसी भी चीज़ का फ्रॉड ना करे। तो आगे क्या हुआ? सो ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी इज़ कंज्यूमर। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हर कोई इंसान जो है वो सोसाइटी का है वो कंज्यूमर होता है, कोई इससे सामान खरीदता है, कोई इससे सर्विसेज लेता है, तो हर कोई क्या होता है? कंज्यूमर, एक टाइप का कंज्यूमर है। सो नेक्स्ट वन, कंज्यूमर्स फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइक इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम, फ्रॉड इन वेट एंड मेजर्स। बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ें हैं उनका भाव बढ़ जाना, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से मेज़र नहीं करना। और जैसे कि आपने दुकान में देखा होगा कि पहले गाँव में ऐसा होता था कि वो तराजू होता था, उससे तौलते थे कि सामान, और उसमें क्या घोटाला कर देते थे पता नहीं कैसे, और जो मेज़रमेंट है वो कम ज़्यादा कर करके वो सामान बेचते थे,
ज़्यादा प्राइस में। तो ये जो मेजरमेंट का फ्रॉड है वो भी करते थे। इस तरह से बहुत सारे इश्यूज जो कंज्यूमर्स हैं उनको फेस करना पड़ता था। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड, यानी कि ये इन सारे फ्रॉड से बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन लाया गया था, प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। द मूवमेंट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया, जितने पीपल से पार्टिसिपेट करते गए धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ता गया। तो इस तरह से आप लोग हर जगह ये इस तरह इसका कंज्यूमर मूवमेंट का ये ऐड देखते होंगे, जागो ग्राहक जागो, कोई लेके ना पैसा भाग जाए। तो बहुत सारे ऐड आपने देखे होंगे, हॉलमार्क पर ही सोना खरीदना चाहिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। तो इस तरह से कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में था, और बाकी के सारे भी मूवमेंट थे। और यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं अगले किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।